हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो है पेपर 18 नवंबर 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर है। अब देख लीजिएगा आप लोग कि देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक प्रथम प्रश्न पत्र, वो भी व्याख्या सहित यानी हल करके दिया गया है। तो चलिए आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। इसमें पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना। तो कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना जो है एक संज्ञानात्मक संकार्य है। अब देखिए व्याख्या में देखिएगा कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना। निसंदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सहज तथा उद्देश्यपूर्ण बनाती है। इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, देखिए कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। अब आइए, जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो उसको सीखने के लिए हम कहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, यानी किसी नई भाषा को सीखने के लिए हम अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है। बालक पहले अक्षरों, फिर शब्दों और अंत में वाक्यों को सीखता है, अतः इनके मध्य साहचर्य होना अति आवश्यक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन जो है, जो जुलाई 2026 में पेपर होगा 2, 3, 4 जुलाई, तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा बहुत मतलब क्वेश्चन इधर उधर कर दिया जाएगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन आएंगे सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। परीक्षा पैटर्न यही है। तो आप लोग वीडियो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत बेनिफिट मिलता है। तो चलिए देखिए, इसमें हम तीसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है। तो समावेशी यानी जहाँ पे सभी तरह के बच्चे रहते हैं। तो समावेशी कक्षा में जाहिर सी बात है कि बहुभाषी और प्रतिभाशाली या केवल सामान्य, देखिए हम नीचे से उठा रहे हैं, केवल सामान्य छात्र या सामान्य और विशिष्ट छात्र या केवल विशिष्ट छात्र। तो केवल वाला ऑप्शन तो आप हटा ही दीजिए, क्योंकि समावेशी कक्षा है। तो समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट छात्र यानी दोनों तरह के छात्र जो होंगे वो शामिल होंगे। आइए देखिए व्याख्या देख लीजिएगा कि समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र अध्ययन करते हैं। समावेशी विद्यालय ऐसे संसाधन कक्षा कक्ष का निर्माण करते हैं जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे कक्षा कक्ष संसाधन युक्त शिक्षक सहायक सामग्री युक्त तथा संसाधन शिक्षक युक्त होते हैं, जहाँ विशिष्ट बालक अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि सामान्य और विशिष्ट छात्र, यानी दोनों तरह के छात्र जो होंगे वो शामिल हो सकते हैं एक समावेशी कक्षा में। अब देखिएगा नंबर 4 क्वेश्चन, यानी चौथा क्वेश्चन है कि अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। अधोलिखित या निम्नलिखित, कुछ भी कह लीजिए, कि अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो वो हो जाएगा गणना दोष। यानी गणना दोष जो है तो गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता को डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। यानी गणना संबंधी एक विकार होता है जिसको हम कहते हैं डिस्कैलकुलिया, ये गणित के लिए होता है। इस प्रकार की अक्षमता वाले बच्चों में अंक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई, दिशा ज्ञान का अभाव या अल्प समझ, नकद अंतरण या भुगतान संबंधी समस्याएं होती हैं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो इसके लिए आवश्यक है संवेदनशीलता। देखिए समावेशीकरण की सफलता के लिए
संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। यह संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षी स्तर तक होना चाहिए, ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को समाज के अन्य सदस्यों से अलग न समझें तथा समाज में अपने आप को समायोजित कर सकें। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए हमें क्या आवश्यक है? तो उसके लिए आवश्यक है संवेदनशीलता। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। सो 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संवेदी। संवेदी संवेग का तत्व नहीं है, क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में दो स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला शारीरिक स्तर पर, दूसरा मानसिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर जल्दी जल्दी श्वास लेना, रक्तचाप बढ़ जाना, आवाज़ में परिवर्तन आ जाना, अंग संचालन की गति में परिवर्तन जैसी क्रियाएं होती हैं। जबकि मानसिक स्तर पर विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है अथवा लुप्त प्राय हो जाती है। दूसरी ओर संवेदी क्रियाओं पर संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। सो निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेदी। ये जो है संवेग का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम। अब सही क्रम क्या है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, उसके बाद मूल्यांकन। सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद उसका अवबोध होना चाहिए, फिर अनुप्रयोग करें, फिर उसका विश्लेषण करना है, फिर संश्लेषण करना है, लास्ट में मूल्यांकन यानी कि गणना करना है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए देखिए अब इसमें कि बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया। पहला संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, उसके बाद सेकंड है भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य तथा थर्ड है मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। अब ब्लूम ने वर्ष 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः क्रमशः 6 भागों में विभाजित किया, जो इस प्रकार हैं: ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, उसके बाद मूल्यांकन। सो डी इज राइट आंसर। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छे शिक्षण की विशेषता तो कौन सा नहीं है? तो देखिए स्वेच्छाचारी जो है ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। स्वेच्छाचारितापूर्ण शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है। प्रभावशाली व आनंददायक वातावरण में किए गए शिक्षण का प्रतिफल अधिगम के रूप में परिलक्षित हो जाता है। इसलिए शिक्षण का वातावरण जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, सहयोगात्मक तथा वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। सो ए वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अब अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत जो है तो ये दिया गया है विक्टर ब्रूम के द्वारा, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ब्रूम कहते हैं। इनको जो है ब्रूम कहा जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम विक्टर ब्रूम। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत जो है तो ये विक्टर ब्रूम के द्वारा जो है दिया गया है। अब देखिए व्याख्या देख लीजिए कि अभिप्रेरणा के संबंध में वर्ष 1964 में विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का चयन स्वयं करता है। सभी व्यक्ति अपने उद्देश्यों, आवश्यकताओं, मूल्यों, कुशलताओं, योग्यताओं तथा भूमिकाओं के संबंध में सतर्क रहते हैं। सो ए वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना प्रक्रियाकरण। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान तो सूचना प्रक्रियाकरण से जो है संबंधित है। अब देखिए इसमें थोड़ा व्याख्या देख लीजिएगा कि ब्रूस आर जोयस तथा मार्सवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को 4 भागों में बांटा है। पहला है अंतः प्रक्रिया शोध, उसके बाद सूचना प्रक्रियाकरण, थर्ड है कि व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान तथा व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान। अब इन 4 प्रकार के प्रतिमानों को पुनः कई विभागों में विभाजित किया गया है। जैसे सूचना प्रक्रियाकरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। अब इसमें है कि निष्पत्ति संप्रत्यय प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान
आगमन प्रतिमान तथा जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान। तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रक्रियाकरण, यानी अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, तो ये है सूचना प्रक्रियाकरण से। सो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए पूछा गया है। तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य, ये उपयोगी है। आइए देखिएगा व्याख्या में कि कौशल को किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। कार चलाना, अशुलिपि में लिखना आदि कौशल के उदाहरण हैं। कौशल अधिगम गुणात्मक रूप से कई भिन्न चरणों से होकर गुजरता है। एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण कौशल अंतरण कहलाता है। यह कौशल अंतरण उद्देश्यपूर्ण न होकर स्वतः होता है, अर्थात कौशल अंतरण एक प्रकार की यात्रा है, ना कि लक्ष्य या उद्देश्य। सो ए वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो शिक्षण का सूत्र पूछा गया है, तो निगमन से आगमन की ओर, ये जो है शिक्षण का सूत्र नहीं है। अब देखिए हर्बर्ट स्पेंसर तथा कामेनियस ने निम्न प्रकार के शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया। अब जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किसने किया, तो इसमें देखिए इनका नाम आ जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर तथा कामेनियस। ठीक है, अब देखिएगा कि हर्बर्ट स्पेंसर तथा कामेनियस ने निम्न प्रकार के शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया है। पहला है सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर तथा अनुभव से युक्त की ओर, और प्रकृति का अनुसरण, यानी इतने प्रकार का जो है शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया गया है। यानी 11 प्रकार के शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया गया है। लेकिन इसमें कहा गया है कि शिक्षण का कौन सा सूत्र नहीं है, तो निगमन से आगमन की ओर ये शिक्षण का सूत्र नहीं है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद पूछा गया है। तो देखिए अगर आपने जो है बीएड या बीटीसी करते समय आपने शिक्षण प्रक्रिया किया होगा, पाठ योजना बनाया होगा, तो उसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, योजना बनाना, किसी भी चीज़ का योजना बनाना जो है, तो ये प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद पूछा गया है। तो देखिए इसमें कि AW एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। और सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना होता है, यानी पाठ योजना बनाना, ये होता है प्रथम पद, पाठ योजना बनाना। ठीक है, उसके बाद पुनः प्रतिपुष्ट शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण चक्र, पुनः शिक्षण, पुनः नियोजन, प्रतिपुष्ट, इतने चरणों से गुजरना पड़ता है, ये देख लीजिएगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि पाठ योजना बनाना, यह सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो अवबोध स्तर के शिक्षण में जो है अन्वेषण शामिल है। बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को निम्नलिखित सोपानों में विभाजित किया गया है। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण अथवा परिपाक, वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद 15 क्वेश्चन और रहेगा कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब, तो देखिए इसमें कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंडन व संकुलन संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, स्थानीय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति, महिला संगठन, गैर सरकारी संगठन या अन्य संगठनों समितियों की सक्रिय सहभागिता बढ़े।
अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। अब निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि संवेदना। यानी जब एक छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, तो इसमें कहा गया है कि कौन सी संवेदना द्वारा जो है वो अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। यानी वो छात्र जो पढ़ रहा है तो किस संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो देखिए इसमें ध्वनि संवेदना, यानी वो बोलेगा कि देखिए ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहते हैं। यदि कोई छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर कोई व्यक्ति बुलाता है, तो सर्वप्रथम वह हाँ में जवाब देगा, अर्थात वह अपनी अनुक्रिया ध्वनि संवेदना के माध्यम से प्रकट करेगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि जो है तो वो 2 से 7 साल है। पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला है संवेगात्मक गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। उसके बाद प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11। उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 से 7 साल। ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भविष्य की योजना की सूझबूझ। ये जो है बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विशेषता जो है विकास की विशेषता नहीं है। अब देखिए इसमें व्याख्या देख लीजिए कि भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था के बाद की अवस्था अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है, जिसके कारण वह तनाव में रहता है, न कि वह अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। यह विशेषता सामान्यतः प्रौढ़ावस्था की हो सकती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? तो भाषा विकास से जो है नॉन चॉम्स्की जो हैं तो ये भाषा विकास से संबंधित हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने माना कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है, जिसे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी गई है। तो पूछा गया है कि मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से कौन से वैज्ञानिक संबंध रखते हैं? तो वो है नॉन चॉम्स्की। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो देखिए थॉर्नडाइक ने पूछा गया है कि अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल। तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया। इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इनके अनुसार सीखने के लिए पुनर्बलन केंद्रीय तत्व है तथा अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया बंधन को सुदृढ़ कर सकता है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो गिरोह अवस्था पूछा गया है तो ये है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। देखिए गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष एवं विलंब विकास समाजीकरण से संबंधित है। 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, जो किशोरावस्था में चरम पर पहुंच जाता है। गिरोह अवस्था समाजीकरण से संबंधित है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्त संक्रिय अवस्था, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था मूर्त संक्रिय अवस्था है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ कर देता है। अब वह वस्तुओं में अंतर व तुलना कर सकता है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है?
तो अधिगम में योगदान देने वाले ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो कि शामिल नहीं हैं? तो देखिए, अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि या विषय वस्तु का स्वरूप। तो चलिए देखिए व्याख्या में देखिएगा कि विषय वस्तु का स्वरूप जो है तो ये अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, बुद्धि, अभिवृत्ति, परिपक्वता, वैयक्तिकता आदि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो सामाजिक मूल्य जो होगा वो सहायता परक व्यवहार। सहायता परक व्यवहार जो है तो ये सामाजिक मूल्य है। अब देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तक, जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन, में कुल 83 नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है। अब प्रमुख सामाजिक मूल्य इस प्रकार हैं। अब देखिए, प्रमुख सामाजिक मूल्य जो हैं तो देखिए कौन कौन से हैं। पहला है मैत्री भाव, समाजवाद, भाईचारा, टीम भावना, कर्तव्य भावना, सहानुभूति, सहयोग, समाज सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व आदि। तो पूछा गया है इसमें कि निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो वो है सहायता परक व्यवहार। ये जो है सामाजिक मूल्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण जो है तो ये स्वतः शोध के उदाहरण हैं। देखिए इसमें व्याख्या में कि स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करके समस्या समाधान करने की कोशिश करता है जो उन्हें संगत प्रतीत होते हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण इसके दो प्रमुख प्रविधियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सीखने की वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? तो देखिए इसमें कि सीखने की वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह कथन गेट्स व अन्य के हैं। इसमें कोई विकल्प नहीं है, यानी इस चारों विकल्पों में जो है तो कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसमें देखिए बोनस अंक जरूर मिल रहा होगा इस वाले पेपर में। तो इसका सही उत्तर देखिए कि गेट्स है, लेकिन गेट्स जो है तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसमें देखिए कोई विकल्प नहीं है। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में क्या शामिल नहीं है? तो वो है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। अब देखिए ई.एल. थार्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम तथा 5 गौण नियम दिए हैं। मुख्य नियम कितने दिए हैं? 3, और गौण नियम कितने दिए हैं? 5। अगर पूछा जाए कि थार्नडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए हैं, तो थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं। पहला है अभ्यास का नियम, उसके बाद है प्रभाव का नियम तथा तत्परता का नियम। ये है थार्नडाइक के 3 मुख्य नियम। और गौण नियम अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो गौण नियम है 5। पाँचों में देखिए बहुअन क्रिया का नियम, मनोवृत्त का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम तथा साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। तो इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इन्होंने इसमें जो है थार्नडाइक ने ये नियम नहीं दिया, ना ही ये शामिल है। अब अगला वाला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पूछा गया है कि किसके अनुकूलन पर बल देता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार। देखिए अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक जैसी अनुक्रियाएं करने लगता है, अर्थात उसकी अनुक्रियाएं या व्यवहार अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाती है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचा है 29 और 30। देखिए इसमें क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। देखिए इसमें व्याख्या में कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन भी है
अधिगमकर्ता को अनुक्रियाओं का पुनर्बलन के लिए अनुबंधन का एक निमित्त होने के कारण इस सिद्धांत को नैमित्तिक या यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। सो बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो अधिगम की कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो देखिए अधिगम जो कि आप सीखे हैं तो इसको हम प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी सीखने को हम प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो यही है कि निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है, तो वो है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये नहीं है। आइए देखिए व्याख्या में देखिए कि योकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषताएं निम्नांकित हैं। पहला है अधिगम अभिवृद्धि यानी ग्रोथ। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी क्या अभिवृद्धि है, क्या ग्रोथ है हमारी पढ़ाई में। उसके बाद है अधिगम समायोजन, अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, अधिगम विवेकपूर्ण व सृजनशील है, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है, अधिगम अनुभवों का संगठन है तथा अधिगम क्रियाशील है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो ये रहा जो है 30 क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का।